सल्यूट फाइटर्स। एक छोटे से टॉपिक के रिवीजन के संग आया हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्सेशन, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और रिवीजन दोनों हो सके, हम लोग आज डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट अवे चलते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट है टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में स्लैब रेट्स होते हैं। देखो, स्लैब रेट्स कैसे हैं? फर्स्ट 10,000 तक में 10%, 10,000 से 20,000 तक में 20%, और मोर देन 20,000 30%। तो तीन ही स्लैब है। अप टू 10,000 10%, 10,000 से 20,000 20%, मोर देन 20,000 स्ट्रेट अवे 30%। सरचार्ज क्या है? तो सरचार्ज याद रखिएगा, कंपनी के जैसा ही इसका भी सरचार्ज होता है। यानी कि अगर टोटल इनकम 1 करोड़ एक्सीड कर जाती है लेकिन है अप टू 10 करोड़, तो 7% सरचार्ज। और टोटल इनकम अगर 10 करोड़ एक्सीड कर जाती है तो 12%। ये सेम हमने कहाँ देखा था? हम लोगों ने सेम सरचार्ज का लिस्ट देखा था डोमेस्टिक कंपनी के केस में। अब सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स अप्लाई करता है। एंड एएमटी का रेट बाकी सबके लिए होता है 18.5%, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए होता है 15%। तो यहाँ पर भी ना आपको सॉर्ट ऑफ कंपनी के संग ही सिमिलैरिटी मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैट के अंदर बुक प्रॉफिट्स के ऊपर क्या निकालते हैं? 15%। यहाँ पर भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एएमटी के ऊपर आपको 15% का टैक्स लगाना है। एक चीज और सुनना, कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन होता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80P। चैप्टर 6A का डिडक्शन है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अलग से होता है। क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन एएमटी के अंदर प्लीज 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 इस बात को याद रखना, एएमटी के अंदर हम लोग कैसे निकालते हैं एएमटी कंप्यूटेशन? हम लोग निकालते हैं टोटल इनकम जो भी है, उसमें हम लोग तीन चीज़ ऐड करते हैं। 35AD, हम लोग ऐड करते हैं 10AA का डिडक्शन अगर कोई लिया है, और हम लोग ऐड करते हैं चैप्टर 6A के डिडक्शंस। लेकिन उसमें पता है कौन सा नहीं ऐड करते हैं? वो है एक्सेप्ट सेक्शन 80P। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो 80P का डिडक्शन मिल रहा है, जिसकी अभी हम लोग बात करेंगे, ये डिडक्शन एएमटी निकालते समय भी रिड्यूस्ड ही रहेगी, यानी कि इसे ऐड बैक नहीं करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एएमटी के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए आपको दो चीजें याद रखनी है। नंबर वन, रेट 18.5% के बदले 15% होगा। एंड सेकेंड थिंग है, 80P का डिडक्शन ऐड बैक मत करिएगा। ठीक है, अब सुनिए 80P का डिडक्शन क्या होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम भी अवेलेबल है, जिसमें 115BAD 115BAE होता है, और एक जो नॉर्मल रेगुलर रेट्स ऑफ टैक्स है वो तो है ही। 80P का डिडक्शन बिकॉज वो चैप्टर 6A में फॉल करता है। एंड आपको भी पता है ऑल्टरनेट टैक्स रजीम के अंदर मेजॉरिटी चैप्टर 6A वाले डिडक्शंस ऐड बैक हो जाते हैं, सिवाय कुछ कुछ के 80JJAA 80LA 80M वो सब। तो 80P का डिडक्शन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है अगर आपने 115BAD BAE ऑप्ट किया है। 115BAD BAE क्या है आगे हम लोग कवर करेंगे, लेकिन पहले रेगुलर प्रोविजंस के अंदर जो सेक्शन 80P का डिडक्शन मिलता है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ दिस रिवीजन। इस टॉपिक के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो 80P का डिडक्शन टेस्ट होता ही होता है। उसके ऊपर अब हम लोग बात करते हैं। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है। प्रिसाइसली अगर मैं बोलूँ तो 6 कैटेगरीज है। एक एक कैटेगरी के ऊपर आते हैं, लेकिन उसको समझने के पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समझना कि ये डिडक्शन किसे मिलेगा। तो प्लीज़ याद रखिएगा, हर कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये वाला डिडक्शन मिलता है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्या? दो जन को नहीं मिलेगा। पहला, कोऑपरेटिव बैंक को डिडक्शन नहीं मिलेगा। दूसरा है, रीजनल रूरल बैंक्स को भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या बोला मैंने? बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इनको डिडक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का एक्सेप्शन। कोऑपरेटिव बैंक के अंदर अगर कोई प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी है तो उसको मिल जाएगा। क्यों? ये दो वर्ड्स को आप हमेशा याद रखिएगा, यही आपके लिए कीवर्ड्स है। प्राइमरी एग्रीकल्चरल, प्राइमरी एग्रीकल्चरल, और दूसरा क्या? प्राइमरी एग्रीकल्चरल। पहला क्या? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, और दूसरा क्या? प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंक, PCARDB। इन दोनों को डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि ये क्या? ये एक्सेप्शन के एक्सेप्शन है। नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 80P का डिडक्शन मिलता है, सिवाय दो कोऑपरेटिव सोसाइटी के, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर भी प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी को डिडक्शन मिल जाएगा, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंक को भी डिडक्शन मिल जाएगा। अब सुनिए क्या क्या डिडक्शन है। जितनी चीज़ें बस मैं बता रहा हूँ, जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे बोल्ड में रखी है ना, बस उतनी ही चीज़ें रेलिवेंट है, सारी चीज़ों को याद नहीं रखना है। सबसे फर्स्ट, आपको सर्टेन एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट मिलेगा,
उसका 100% डिडक्शन मिल जाएगा। कितना? 100% डिडक्शन। ये एक्टिविटीज कौन सी है तो समझिए। पहला, अगर आपने बैंकिंग या क्रेडिट फैसिलिटीज दी है अपने मेंबर्स को, यानी कि अपने मेंबर्स को लोन दिया, उसके ऊपर इंटरेस्ट आया, फुल्ली एग्जेम्प्ट है। कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कर रही है किसका? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। लेकिन कौन सा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस? जो हमारे मेंबर्स ने उगाया है, यानी कि हमने ओपन मार्केट से परचेज कर लिया और अब हम उसको मार्केट करके सेल कर रहे हैं। इस एक्टिविटी से जो प्रॉफिट हो रही है इसके ऊपर कोई डिडक्शन नहीं है। लेकिन हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स ने जो कमाया उसको अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी मार्केट कर रही है और इस एक्टिविटी से कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर कुछ प्रॉफिट रख रही है तो वो वाला प्रॉफिट जो है 100% डिडक्शन एंजॉय करेगा। नेक्स्ट, परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स, सीड्स, लाइफ स्टॉक फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाइंग देम टू इट्स मेंबर्स। इसका मतलब क्या है? देखो, गांव के अंदर छोटे छोटे किसान होते हैं जिनके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है, ठीक है। अब अगर वो एक किसान एक सिंगल ट्रैक्टर लेने जाएगा तो उसको मानो वो ट्रैक्टर पड़ेगा 25 लाख रुपए का। लेकिन ऐसे ही 50 किसान अगर एक संग आ गए, ऑल 50 फार्मर्स पुट टुगेदर फॉर्म अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, दैट कोऑपरेटिव सोसाइटी देन गोज एंड बार्गेन्स विथ, से फॉर एग्जांपल अशोक लेलैंड, कि भाई हमें 50 ट्रैक्टर्स दो, और एक एक ट्रैक्टर के ऊपर अशोक लेलैंड ने फिर 30% का डिस्काउंट कर दिया। तो इस एक्टिविटी से कोऑपरेटिव सोसाइटी ने जो कमाया, कि देखो अगर 30% का डिस्काउंट आया है ओवरऑल 50 ट्रैक्टर्स के ऊपर, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कुछ एक मनी रखेगी अपने कॉर्पस के अंदर इस एक्टिविटी का, उसके ऊपर 100% डिडक्शन मिलेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? दिस शुड नॉट बी डन फॉर आउटसाइड पार्टीज, डन फॉर द मेंबर्स। फिर क्या है? प्रोसेसिंग विदाउट द एड ऑफ पावर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर्स। नेक्स्ट, कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर टू इट्स मेंबर एंड फिशिंग एंड जो भी अलाइड परस्यूट्स है फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट इन कनेक्शन विद दिस सप्लाइंग देम टू देयर मेंबर्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या बात की? मार्केटिंग कर रहे हो अपने मेंबर्स के उगाए हुए, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। मेंबर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज दी, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। कॉटेज इंडस्ट्री, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। आप क्या कर रहे हो? प्रोसेसिंग कर रहे हो विदाउट पावर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। परचेज कर रहे हो इंप्लीमेंट्स, एग्रीकल्चरल, लाइफ स्टॉक, सीड्स वगैरह, ताकि अपने मेंबर्स को सप्लाई कर सको, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। कलेक्टिव डिस्पोजल कर रहे हो लेबर का, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। फिशिंग एंड अदर अलाइड एक्टिविटीज के परस्यूट्स के अंदर जो भी मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स है उनको परचेज करके अपने मेंबर्स को सप्लाई कर रहे हो, मिल जाएगा। लेकिन एक पॉइंट बस सुनिएगा, ये जो पॉइंट एफ और जी है, यहां पर पता है कब आपको डिडक्शन मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ पॉइंट एफ और जी। कौन सा पॉइंट्स? देखो, कलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ लेबर एंड फिशिंग वाला पॉइंट, इसके अंदर डिडक्शन तभी मिलेगा जब आपने वोटिंग राइट्स सिर्फ और सिर्फ किनको दिए हैं? सिर्फ और सिर्फ दिए हैं उन मेंबर्स को जो अपना लेबर फोर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर फिशिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, या फिर उस कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी को दी है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को दी है। सिर्फ इन दो पॉइंट्स के अंदर, ऑल्दो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार मेरे को बताना था कि उन दो पॉइंट्स के अंदर लेबर एंड फिशिंग के अंदर डिडक्शन जो 100% है तभी मिलेगा जब आपने वोटिंग राइट्स रेस्ट्रिक्ट कर दिया। नॉर्मल सबको नहीं दिए, सिर्फ कुछ लोगों को वोटिंग राइट्स दिए। कौन से है वो कुछ लोग? स्टेट गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी जिसने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए, या फिर वो मेंबर्स जो लेबर एंड फिशिंग वाली एक्टिविटीज कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट कौन सा डिडक्शन है? देखो, नेक्स्ट जो डिडक्शन है ये प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि देखो, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी और फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच का पहले मीनिंग समझ लो, डिफरेंस। एक लाइन में बोलूँ तो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होती है जिसके सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल पर्संस होते हैं। जो मैंने एग्जांपल लिया था कि 50 फार्मर्स, उन लोगों ने मिल करके एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, दैट इज अ प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी। और फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी पता है क्या होती है? एग्जाम्पल है अमूल, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिसके मेंबर्स होते हैं, यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी जब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में चले जाते हैं उसको हम बोलते हैं फेडरल कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो पता है, अगर प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने क्या सप्लाई किया है? मिल्क। इसको कैसे याद रखोगे? अमूल के एग्जाम्पल से, कि मिल्क सप्लाई किया है, ऑयल सीड सप्लाई किए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सप्लाई किए, जो ऑब्वियसली इनके मेंबर्स ने उगाए थे। किसे? किसी दूसरे फेडरल सोसाइटी को किया है, या फिर गवर्नमेंट को किया है, या फिर किसी गवर्नमेंट कंपनी को किया। ये तीन चीजें भी किन किन को सप्लाई किया? प्राइमरी ने किया है फेडरल को क्या क्या चीजें? मिल्क, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। या फिर स्टेट गवर्नमेंट को किया है, कोई भी गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी को किया है, या फिर किसी गवर्नमेंट कंपनी को किया है, उसके ऊपर भी कितना है? 100% डिडक्शन है। फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम के ऊपर भी 100% डिडक्शन मिलता है। लेकिन कौन सा? सुनना, जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट्स किया है उसके
ऊपर जो इंटरेस्ट या डिडक्शन आया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन दिया, इंटरेस्ट आया, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट क्या? 100% डिडक्शन, नॉट एग्जेम्प्ट, 100% डिडक्शन मिलेगा 80p में। नेक्स्ट, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूसरे में इन्वेस्ट किया, दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिविडेंड्स आई, उसका डिडक्शन मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। अच्छा, अब सुनना, नॉर्मल आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, नॉर्मल आपने फिक्स डिपॉजिट खरीद लिए, सेविंग्स अकाउंट खोल लिए, बैंक से आपको आ रहा है, उसका डिडक्शन नहीं है, सिर्फ दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो इन्वेस्टमेंट किया उसका डिडक्शन है। कैटेगरी 4 क्या है? बोल रहे कि अगर आपने गोडाउन्स, वेयर हाउसेज, जिनका काम क्या है, स्टोरेज करना, प्रोसेसिंग करना, फैसिलिटेटिंग करना, मार्केटिंग ऑफ कमोडिटीज, उससे अगर आपने कोई भी रेंटल इनकम कमाया है तो उसके ऊपर भी आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अब इसके अलावा अगर कोई भी बिजनेस हो रही है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो एक जनरल डिडक्शन, जिसको आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी है। वो क्या है? तो सुनना, अगर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 1 लाख रुपए की, और अदर देन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 50,000। क्या बोला मैंने? एक जनरल स्टैंडर्ड डिडक्शन है कि मानो आपकी अगर इनमें से कोई भी एक्टिविटी नहीं है जिनके ऊपर 100% डिडक्शन मिल रही है, कोई जनरल एक्टिविटी भी अगर कर रहे हो तो भी 50,000 का डिडक्शन तो मिल ही जाएगा। एंड इफ यू आर अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी तो 50,000 नहीं, 1 लाख का मिल जाएगा। अब एक लास्ट कैटेगरी है, ये कैटेगरी पता है क्या बोलती है? ये बोलती है कि स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। स्मॉल कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन से होते हैं? जिनकी ग्रॉस टोटल इनकम अप टू 20,000 है, मतलब एकदम ही छोटी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ग्रॉस टोटल इनकम 20,000 है। इनका पता है हमने क्या बोला? इनका हमने बोला इनको कोई भी इंटरेस्ट आएगी ऑन सिक्योरिटीज, कोई भी सिक्योरिटीज, बैंक, एफडी, कुछ भी, या फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी, तो हम 100% डिडक्शन दे देंगे। छोटी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिनकी जीटीआई क्या है? अप टू 20,000 है। हमने बोला कोई भी इंटरेस्ट आए दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी से आएगी तो वैसे ही एग्जेम्प्ट है। बैंक वगैरह से भी कमाया तो भी हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। हाउस प्रॉपर्टी का कोई भी इनकम है हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेकिन ये किसको नहीं मिलेगा? हाउसिंग सोसाइटी को नहीं मिलेगा, अर्बन कंज्यूमर सोसाइटी को नहीं मिलेगा, सोसाइटी जो ट्रांसपोर्ट बिजनेस कर रही है, या फिर सोसाइटी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है पावर के एड से, 4 जन को नहीं मिलेगा। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना मैंने बताया बस उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब सुनना, छोटे छोटे 3 इलस्ट्रेशंस है, आपके जितने भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है वो मैंने इसी 3 इलस्ट्रेशंस में डाल दिए, इनको डिस्कस करेंगे, खत्म हो जाएगा हमारा। देखो, फर्स्ट हमसे क्या पूछा जा रहा है? एक बहुजन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो, जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आएगी ना, उसको स्पेसिफिकली अपने माइंड में रजिस्टर करना, बिकॉज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए मैंने क्या बताया था, जो जनरल डिडक्शन है वो 1 लाख है, ना कि 50,000। अच्छा, इन्होंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है और हमें इनकी टैक्सेबल इनकम निकालनी है। ओके, पीजीबीपी, क्या पीजीबीपी के लिए कोई डिडक्शन है? नहीं, इन जनरल पीजीबीपी के लिए नहीं है, स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट्स, क्या बैंक डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट के ऊपर कोई डिडक्शन है? नहीं है। तो अगर मैं इसकी जीटीआई निकालना स्टार्ट करूं तो देखो 4,80,000 है। अच्छा, 25,000 भी ऐड होगा। डिविडेंड आया कौन से इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर? जो इन्होंने दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में डाला था। तो यहां पर आपको सावधान होना है, इसलिए ना मैं जीटीआई नहीं निकाल रहा हूं, मैं एक ही बार में टोटल इनकम निकाल रहा हूं। क्योंकि देखो चीज समझो, जीटीआई में से हम लोग 100% डिडक्शन इनका देंगे चैप्टर 6A के अंदर 80p करके। मैं बिकॉज ये रिवीजन वीडियो है तो मैं क्विकली सॉल्व करने के लिए सीधा टोटल इनकम निकाल रहा हूं। तो जो जो चीजें 80p के अंदर हम लोग को डिडक्शन मिल जाएंगी उनको मैं यहां पर नील लिख दूंगा, ठीक है? तो इसका आपको क्या मिलेगा? 80p मिल जाएगा, तो ये यहाँ पे नील है। अच्छा, दूसरे इन्वेस्टमेंट से आपको 6,000 रुपए आए, दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के लिए कोई एग्जेम्पशन नहीं, कोई डिडक्शन नहीं है। फिर इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ गोडाउन्स फॉर स्टोरेज ऑफ कमोडिटीज, तो आपने अगर गोडाउन से रेंटल इनकम कमाया, और वो गोडाउन क्या करती है? मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज करती है, तो 80p का डिडक्शन मिल जाएगा, यानी कि यहां पर भी मिल जाएगा, तो ये भी नहीं है। अब सुनना, मैंने आपको क्या बताया था कि एक जनरल डिडक्शन मिलता है बाकी एक्टिविटीज के लिए। वो जनरल डिडक्शन कितना होता है? बिकॉज ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो इसके केस में वो जनरल डिडक्शन होगा 1 लाख रुपीज का। तो पता है इसका टैक्सेबल इनकम कितना आएगा? 4,80,000 में से 31,000 ऐड करेंगे और 1 लाख लेस करेंगे, यानी कि 3,80,000 में आप 31,000 ऐड कर दो, यानी कि 4,11,000। ठीक है, ये हुआ हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 2, अब सुनना, किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये क्या करती है? ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को मार्केट करती है। कौन से एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को? जो कि इनके मेंबर सप्लाई करते हैं। इन्होंने एक साल में 25 लाख रुपीस का प्रॉफिट दिखाया जब इन्होंने 200 लैक्स का टोटल सेल्स अचीव किया था। अब ये 200 लैक्स का जो सेल्स अचीव हुआ है, एओ ने देखा कि इसके अंदर 2 टाइप के सेल्स हुए थे। एक था 150 लैक्स का सेल्स था जो सोसाइटी के ओन मेंबर्स ने खुद उगाया था,
लेकिन बाकी 50 लैक्स का पता है कौन सा सेल्स था, जो कि मेंबर्स ने ओपन मार्केट से परचेज किया था और सोसाइटी को सप्लाई कर दिया था। तो सोसाइटी ने तो मेंबर से ही लिया है, लेकिन 150 लैक्स थे जो मेंबर्स ने खुद ने उगाए थे, ग्रोन बाय मेंबर्स। 50 लैक्स कौन से थे, जो मेंबर्स ने खुद ने ग्रो नहीं किए थे, उन्होंने मार्केट से लेकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेल कर दिया था। अब सुनना, एओ ये बोलता है कि मैं एग्जेम्पशन डिनाई कर दूंगा। क्या एओ के कंटेंशन सही है? आपको पहले प्रोविजन लिखना है कि सेक्शन 80P के अंदर 100% डिडक्शन मिल जाता है अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, मार्केटिंग करती है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का ग्रोन बाय इट्स मेंबर्स। नाउ बिकॉज 25 लैक्स का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है ऑन 200 लैक्स, और क्वेश्चन हमें बोल रही है कि प्रॉफिट जो है वो यूनिफॉर्मली अक्रू हो रहा है सेल्स के ऊपर, यानी कि इस 25 लैक्स का 3/4 है जो मेंबर्स ने ग्रो किया है, 1/4 है जो कि मेंबर्स ने ग्रो नहीं किया, ओपन मार्केट से लिया है। तो आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि जो 3/4 मेंबर्स ने ग्रो किया था उसके ऊपर तो मेरे को वैसे भी 80P का डिडक्शन मिल जाता, तो वो पहले मेरे जीटीआई में ऐड होता और फिर चैप्टर 6A के अंदर 80P से निकल जाता। तो मेरे टोटल इनकम में क्या रहना चाहिए, मेरे टोटल इनकम में रहना चाहिए कि ये जो 25 लैक्स का मेरा प्रॉफिट है उसका 50/200, राइट, बिकॉज ये ओपन मार्केट से आया है विच इज 6.25 लैक्स। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, एक जनरल डिडक्शन भी होता है। जनरल डिडक्शन क्या बोलता है कि आप देखो आपका कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है या अदर देन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। नाउ दिस इज नॉट अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो यहां पर जनरल डिडक्शन कितना रहेगा, सिर्फ 50,000 का, यानी कि 0.5 लैक्स का। तो यहां पर जो आपका टैक्सेबल इनकम बन के आएगा वो है 5.75 लाख। तो एओ का जो कंटेंशन है कि मैं टोटल 80P का डिडक्शन नहीं दूंगा, वो गलत है। जितने एक्सटेंट का मेंबर्स ने ग्रो किया है उसका मिलेगा, जितने एक्सटेंट का मेंबर्स ने ग्रो नहीं किया है उसका नहीं मिलेगा। लेकिन उसके ऊपर आपको याद रखना है कि आपको जनरल डिडक्शन 80P का देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वराज्य कोऑपरेटिव बैंक है। आपने कोऑपरेटिव बैंक देखा और आप कंक्लूजन पे पहुंच जाओगे कि इसको तो 80P का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ये गलत है। मैंने आपको क्या बताया था, कोऑपरेटिव बैंक में भी दो एक्सेप्शंस होते हैं, एक प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी और दूसरा कौन सा, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंक, PCARDB। इन दोनों को डिडक्शन मिलते हैं इवन दो दे आर कोऑपरेटिव बैंक्स। अब सुनना, ये क्या, ये लोग का प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट है टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि दिस इज अ PCARDB, यानी कि इसको 80P मिलना चाहिए। अब देखो इन्हें फॉलोइंग अमाउंट्स मिले हैं, इनको इंटरेस्ट मिला है कितना, 2 लाख का फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो मेंबर्स के संग अगर क्रेडिट फैसिलिटीज दी है और उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाए हो तो 80P मिलेगा। फिर इनको इंटरेस्ट मिला है 3,50,000 का ऑन डिपॉजिट्स विद अदर कोऑपरेटिव बैंक्स। तो मैंने आपको क्या बताया, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड ऑन डिपॉजिट्स या इन्वेस्टमेंट्स विद अदर कोऑपरेटिव बैंक्स, 80P मिलेगा। फिर क्या, रेंट अमाउंटिंग टू 4 लाख फ्रॉम लेटिंग आउट इट्स गोडाउन्स फॉर स्टोरेज ऑफ कमोडिटीज, एब्सोल्युटली मिलेगा, तो इसके ऊपर भी 80P मिलेगा। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि इनकी टैक्सेबिलिटी क्या होगी अबव अमाउंट्स की, और इनको डिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप बोलोगे कि ये सारे अमाउंट्स पहले जीटीआई का पार्ट बनेंगे और फिर हम 80P के अंदर इन तीनों को डिडक्शन दे देंगे, ऑल थ्री क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। सिंपल, क्लियर, यस। अब सुनिएगा, यहां तक हमने जो बात की थी वो थी रेगुलर प्रोविजंस की, कि रेगुलर प्रोविजंस के अंदर अप टू 10,000 10% का टैक्स, 10,000 से 20,000 आपका 20% का टैक्स, मोर देन 20,000 पे 30% का टैक्स। सरचार्ज कब लगेगा, टोटल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ है 7%, 10 करोड़ से ऊपर है 12%। एएमटी भी चेक करना रहता है, एएमटी चेक करते समय 80P को ऐड बैक नहीं करेंगे, 80P का डिडक्शन अलाउड है एएमटी के अंदर भी। रेट क्या होगी, 18.5% नहीं होगी, 15% होगी। लेकिन एक ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम भी अवेलेबल है, 115 BAD BAE। और मैं आपको बताऊं, आपको अलग से कुछ भी दिमाग में स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ये एकदम मिरर प्रोविजंस है कंपनी के। कंपनी के केस में पता है क्या है, देखो समझो, कंपनी के केस में 115 BAE का एग्जैक्ट रेप्लिका कौन सा होता है, वो होता है 115 BAB, और 115 BAD का कौन सा होता है, वो होता है आपका 115 BAA। ठीक है, एकदम सिंपल है, आपको अलग से कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए मैं इन सब चीजों को एक बार हटा रहा हूं। देखो सुनो, ये किसे मिलेगा, क्योंकि ये जो है आपका BAE जो है आपका, BAE किसका होता है, तो सुनना, BAE के अंदर जैसे कंपनी के ऊपर भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रहती है तो वो 15% पे एंजॉय करती है। देखो यहाँ पर भी 15% है,
10% का सरचार्ज मैंडेटरी है, तो इफेक्टिव रेट क्या आ गया 15 + 10 + 4 17.16%। ये क्या है, ये किसी भी रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिल जाती है, जिसके अंदर रेट क्या रहता है, जैसे कंपनी के लिए भी, कि कोई भी डोमेस्टिक कंपनी को मैन्युफैक्चरिंग करे नहीं करे 22%, उसमें 10% सरचार्ज, 4% हेल्थ एजुकेशन से लेकर के इफेक्टिव रेट क्या आ गया 25.168% आ गया। क्लियर है। अब सुनना, एएमटी नहीं लगेगा, कंपनी में भी मैट नहीं लगता है। अच्छा, कौन से इनकम है जिसके ऊपर कंसेशनल रेट पड़ेगा, तो सुनना, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन वाली इनकम है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वाली इनकम है जिसके ऊपर 17.16% पड़ेगा। इसके अंदर तो यार जो भी जनरल इनकम है उसके ऊपर पड़ेगा। स्पेशल रेट्स वाली इनकम, दोनों ही सेक्शन के अंदर जो भी स्पेशल रेट्स वाली इनकम है उनके ऊपर रिस्पेक्टिव रेट्स ही लगेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि कोई ऐसा इनकम जिसके ऊपर ना तो स्पेशल रेट दिया हुआ है और ना ही वो मैन्युफैक्चरिंग वाली इनकम है, उसमें क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है 25.168%, जैसा हमने कंपनी के लिए भी देखा था। यहाँ पर तो ऑब्वियसली यही है। एक चीज जो मैंने आपको कंपनी में भी बताया था कि अगर 115 BAD है तो यहाँ पर आपको कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर डिडक्शंस अलाउ हो जाएंगे। कौन से डिडक्शंस का हम बात करें, फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का यहाँ पर अलाउ नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा। सिमिलरली आपका डिविडेंड इनकम के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर है अप टू 20%, यहाँ पर अलाउ नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा। कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन डिराइव फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट ऑन विच नो डेप्रिसिएशन इज अलाउेबल, एग्जाम्पल लैंड, उसके ऊपर क्या है 25.168% है। कौन से डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे, एकदम मिरर है जो कंपनीज के लिए हमने पढ़ा, एकदम मिरर वही प्रोविजंस यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, अलग आपको कुछ भी सोचना नहीं है। कंपनी के केस में एक चीज याद रखिएगा, 80M मिलता है क्योंकि वो अप्लाई कंपनी के ऊपर होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वो नहीं है। 35 2AB भी कंपनी के केस में हम लोग ये बोलते हैं कि नहीं मिलता है, लेकिन वो जो है यहाँ पर रेलिवेंट नहीं है, इसीलिए मैंने उसको लिख के स्ट्राइक थ्रू किया है, बिकॉज वो ऐसे भी इंडियन कंपनी को साइंटिफिक रिसर्च के लिए मिलता है। बाकी अगर एक बार क्विकली डिस्कस कर ले तो सुनना, 10AA का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एडिशनल डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट साइट रिस्टोरेशन फंड नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च कौन सा जो हमने आउटसाइडर्स को डोनेट किया था 35 1 2 3 वो सब वाला सीरीज, 35 2AA, 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, CCC एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, CCD नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट, और चैप्टर यू के चैप्टर 6A के सारे डिडक्शंस एक्सेप्ट कौन से, JJAA मिल जाएगा, 80LA मिल जाएगा। 80M मैंने क्यों लिख के स्ट्राइक थ्रू किया, बिकॉज कंपनी के केस में ऑल्टरनेट टैक्स रेजिम BAA BAB में मिलता है, लेकिन 80M होता ही है सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के लिए, क्योंकि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए होता ही नहीं है, इसलिए मैंने लिख के उसको स्ट्राइक थ्रू कर दिया है। अब बाकी सारी चीज़ें देखो, ऑब्वियस सी बात है, एएमटी अगर अप्लाई नहीं करता तो आपका एएमटी का क्रेडिट ना आप यूज़ कर सकते हो ना आप सेट ऑफ कर सकते हो, ऑल ऑफ दैट। आपको एक्सरसाइज कब करना है, एकदम सिंपल सा चीज़ है जो कंपनी के लिए अप्लाई करता है, वो है कि ये तो आप कभी भी कर सकते हो, और BAE अब आपके असेसमेंट ईयर के लिए, यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज नए सिरे से कोई इसको नहीं ले सकता है। जो पहले से लेकर के आ रहा है वो अभी भी चाहे तो ले सकता है, कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन नए सिरे से कोई नहीं ले सकता। और उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को 115 BAD चाहिए तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इट शुड बी सेटअप और रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 23, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए अप टू 31 मार्च 24, यानी कि जो विंडो था वो था 1/4/23 से 31/3/24 तक का, और ये विंडो क्या है, क्लोज हो चुका है। यानी कि आज अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी नई बनती है असेसमेंट ईयर 26-27 में, और वो अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देती है, उसको नहीं मिल सकता है 115 BAD वाला। बाकी सारे कंडीशंस जो है हमने जो कंपनीज के केस में देखे थे वही यहाँ पर भी है BAA वाले। उसके बाद आपके ऑप्शन 2 एक्सरसाइज क्या है, जो फर्स्ट रिटर्न आया था उसी में एक्सरसाइज करना था। ऑप्शन 1 एक्सरसाइज कैन नॉट बी टेकन बैक एंड ऑल ऑफ दैट। अच्छा, अगर एओ को ऐसा लगता है BAD के केस में कि उसका जो आपका ये है असेसी ने बदमाशी की है, कौन सी बदमाशी की है कि असेसी ने ऐसे ट्रांजैक्शंस किए हैं कि जिस एंटिटी के अंदर असेसी ने क्या लिया है बोलो तो, जिस एंटिटी के अंदर असेसी ने 115 BAE ले लिया है, कौन सा 15% वाला, उस एंटिटी के अंदर असेसी ने ज़्यादा प्रॉफिट्स दिखा दिए हैं, और अपने दूसरे एंटिटी जिसके अंदर उसने 115 BAE नहीं ऑप्ट किया था उसके अंदर कम प्रॉफिट्स दिखाए हैं, तो उस केस में क्या होगा, स्ट्रेट अवे 30% + 10% + 4%, यानी कि 34.32% के ऊपर वो टैक्स ले सकते हैं।
अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि ट्रांसफर फीस जो भी रिसीव होता है किसी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को फ्रॉम द इनकमिंग एंड आउटगोइंग मेंबर्स, क्या वो टैक्स होगा कि नहीं होगा। तो आप याद रखना, ट्रांसफर फीस फ्रॉम इनकमिंग एंड आउटगोइंग मेंबर्स एग्जेम्प्ट रहता है, टैक्सेबल नहीं होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इट वुड नॉट बी लाइबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक लास्ट इलस्ट्रेशन करेंगे और उस इलस्ट्रेशन के अंदर रेगुलर प्रोविजन और 115 बीएडी इन दोनों का हम लोग इंटरप्ले देखेंगे। मैं 115 बीएई क्यों नहीं बोल रहा हूँ, बिकॉज देखो बीएई अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है तभी असेसी जो है वो ले सकता है, क्योंकि वो पहले से लेते हुए आ रहा है, वहां पर ऑप्शन ही नहीं है। किसी ने 115 बीएई ले लिया तो फिर उसको उसी में कंटिन्यू करना पड़ेगा, और अब वो नए सिरे से ले भी नहीं सकता है। वो तभी ले सकता था जब उसने पहले लिया हो अपने फर्स्ट रिटर्न में। तो यहाँ पर क्या है, बीएडी या फिर ऑप्ट आउट ऑफ बीएडी। अब सुनना क्या है, ये कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है अपने मेंबर्स का विदाउट द एड ऑफ पावर कर रही है, सेल प्रोसेस कर रही है और उसका मार्केटिंग कर रही है। अच्छा, मैं अगर सिंपली दो कॉलम्स बना दूं यहाँ पर ही, अगर कि एक है कि अगर हमने 115 बीएडी नहीं लिया वर्सेस अगर हमने 115 बीएडी ऑप्ट कर लिया तो क्या होगा। एकदम सिंपल है। देखो पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर हमने नहीं लिया रेगुलर प्रोविजंस में क्या होगा। तो सुनना, हम सबसे पहले जीटीआई बना लेते हैं इसकी। तो देखो पीजीबीपी के इनकम के अंदर क्या जाएगा। तो देखो इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस 30,000, ये पीजीबीपी में जाएगा, प्लस मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस 15,000, ये भी मेंबर्स का ही है, ये भी हमारा जाएगा, प्लस अच्छा डिविडेंड को आईएफओएस में रखेंगे। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ गोडाउंस किस में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। इनकम फ्रॉम एजेंसी बिजनेस, तो एजेंसी बिजनेस भी है हमारा, उसमें कितना है 1 लाख है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि पीजीबीपी का इसका इनकम कितना है तो वो आ गया आपका 1,45,000। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना है तो वो ये रहा आपका 10,000। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इसका कितना है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर है डिविडेंड 60,000। तो इसके केस में ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ गया, तो 1,55,000 प्लस 60,000 विच इज 2,15,000। क्लियर है। अब इसमें से 80p का डिडक्शन, बिकॉज हमने 115 बीएडी नहीं ऑप्ट किया इसलिए हम 80p ले सकते हैं। अच्छा 80p किस किस के ऊपर मिलेगा, देखो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमने हमारे मेंबर्स का किया है, देखो एंगेज इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ इट्स मेंबर्स, इसलिए जो भी हमने प्रोसेसिंग की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विदाउट द एड ऑफ पावर मिलेगा उसका 80p में डिडक्शन, यस मिलेगा। तो कितना हो गया 30,000, प्लस कितना देखो मार्केटिंग का भी मिलता है, यस मार्केटिंग का भी 15K, प्लस क्या डिविडेंड फ्रॉम अनदर कोऑपरेटिव सोसाइटी मिलेगा, यस मिलेगा क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट किया एक दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उसका मिलेगा। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ गोडाउन मिलेगा, एब्सोल्युटली मिलेगा। तो इफेक्टिवली अगर आप देखो तो सिर्फ 1 लाख का डिडक्शन नहीं मिल रहा है, यानी कि 1,15,000 का हम लोगों को मिल गया। और तो और जनरल डिडक्शन भी मिलता है। तो जनरल डिडक्शन कितना था, क्या ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, द आंसर इज नो। ये तो आपका अदर देन कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम में कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगा, यहाँ पर क्या है किसान कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर वर्ड नहीं आया। तो हम 50,000 भी लेस करते थे तो इफेक्टिवली टोटल इनकम कितनी आ गई 50,000। और अब मैंने आपको क्या बताया था, अप टू 10,000 कितना 10%, यानी कि 1,000। 10,000 से 20,000 में कितना 20%, यानी कि 2,000। और 20,000 के ऊपर कितना है, यानी कि 30,000 के ऊपर 30%, 30,000 के ऊपर 30% होता है आपका 9,000। तो 9,000 प्लस 3,000 यानी कि 12,000। और 12,000 के ऊपर अगर मैं 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड कर दूं तो पता है कितना बन जाएगा 12,480। इतनी आ गई इसकी टैक्स लाइबिलिटी अंडर दी रेगुलर प्रोविजंस टेकिंग 80p। अब सुनिएगा 115 बीएडी अगर ये ऑप्ट कर ले तो उस केस में क्या होगा, उस केस के अंदर सुनना इसकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी है, वो तो यही रहेगी 2,15,000। यू आर विथ मी, यस। क्या 80p का डिडक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिकॉज 80p का डिडक्शन 115 बीएडी में नहीं मिलता है, तो कुछ नहीं होगा। तो इसकी टोटल इनकम कितनी आ गई आपके, टोटल इनकम हमारी आ गई 2,15,000, राइट। अब सुनना, अगर टोटल इनकम 2,15,000 है इस केस में तो हमें रेट क्या लगाना है 115 बीएडी के अंदर 22% प्लस ऑलवेज अ 10% सरचार्ज प्लस ऑलवेज 4% हेल्थ एजुकेशन सेस, यानी कि 25.168%। तो अगर मैं बोलूँ तो 2,15,000 के ऊपर 25.168% कितना होता है,
तो होता है 54,111 और इसको अगर हम लोग राउंड करेंगे तो 54,110। तो क्लियरली ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 115 बीएडी लेना एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर हायर टैक्स लाइबिलिटी है, यहाँ पर लोअर टैक्स लाइबिलिटी है। इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे। हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो टैक्सेशन है। एकदम शॉर्ट क्रिस्प वीडियो था और जितने क्वेश्चंस मेरे को लगे, एडजस्टमेंट्स मेरे को लगे आप लोगों के लिए रेलिवेंट है, बस मैंने उतने ही कवर कराए हैं। आई एम वेरी श्योर ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा इस छोटे से कॉन्सेप्ट को कवर करने में। एटीपी के ऊपर एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। छोटे से वीडियो को देख लेना, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के संग शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।